नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल हमने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक कराया था और ये हमने कराया था कल आपको भारत का संवैधानिक विकास। इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, आज हम आपको कराने वाले हैं भारत के संविधान के स्रोत, संविधान के भाग और संविधान की अनुच्छेद। और ये तीनों जो टॉपिक हैं ये आज की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से बाकी वीडियो में हम सारे जितने भी आपके यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं सभी को हम कवर कराने वाले हैं और ये सभी जो टॉपिक हैं आपको 4 से 5 वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का जो टॉपिक है सबसे पहले ले लेते हैं हम संविधान के स्रोत को। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा संविधान का स्रोत और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो हमारा संविधान बना है 1950 में, उसका जो अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिसका जो विवरण है वो इस प्रकार है। जैसे किसी से रूस से जो हमने कर्तव्य लिए हैं और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं, उसी तरह से कुछ देशों से हमने जो है कुछ ना कुछ अपने संविधान के लिए जहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ दिखी है वो हमने अपने संविधान में ऐड कर ली है। क्या क्या कहाँ कहाँ से ऐड किया गया है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन के संविधान से हमने अपने संविधान में क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने क्या ग्रहण किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली की। जो संसदीय शासन प्रणाली इस समय हमारे राज्य व्यवस्था या हमारे संविधान में है वो ब्रिटेन से ली गई है। इसी के साथ साथ एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय प्रणाली और विधि का शासन, ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमने ली हैं आपकी ब्रिटेन के शासन से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है लिए गए हैं मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है हमारे देश में वो भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और एक इम्पोर्टेंट है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दो चीज़ें आपने देख ली, एक तो महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पर, ये अमेरिका के जैसा लग जाएगा, और उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है तो ये भी आपका जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में हटाते हैं उसी तरह से इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारा कनाडा से। कनाडा से हमने क्या क्या ग्रहण किया अपने संविधान में। तो यहाँ पर आ जाएगा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। जो केंद्र करता है राज्यपाल की नियुक्ति सभी राज्यों में, उसको जो है कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से ही ली गई है संघात्मक व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी आपका हो जाता है कनाडा के संविधान से। इसके अलावा बाकी जो देश हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं क्या क्या लिया गया है। जैसे आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो वो सभी जो है आपके आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, संयुक्त बैठक होती है और उद्देशिका की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये भी आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी की बात करते हैं तो जम जाता है कब, तो ये जम जाएगा आपका आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन होना। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का स्थगन होना ये आपका संबंधित हो जाता है जर्मनी से। इसके बाद आ जाता है सोवियत संघ, जिसको रूस कहा जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम था सोवियत संघ। ठीक है, उसी समय जो है हमने इसमें मूल कर्तव्य लिए हैं और न्यायिक
जो आदर्श हैं हमारे वो लिए गए हैं। न्यायिक आदर्श में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो आदर्श हैं वो हमने लिए हैं आपके सोवियत संघ के संविधान से। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका से जो है सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो हमारे संविधान के 368 में दी गई है आर्टिकल, तो ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 368 में दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान की बात करेंगे तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये ली गई है आपकी जापान से। फ्रांस आ जाता है हमारा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श, गणराज्य की जो अवधारणा है ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। तो ये आपने देख लिया है कहाँ कहाँ से जो है क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं अपने संविधान में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए और इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो कहाँ से लिया गया है, जो आपका संविधान में लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। इसके बाद बनता है कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था। आयरलैंड से ली गई है नीति निर्देशक तत्व। तो ये आपसे पूछे जाते हैं बार बार आपकी परीक्षाओं में। एक बार पूछा गया था जो संसदीय शासन प्रणाली है ये किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और मूल अधिकार तो बार बार पूछा जाता है, ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक हो जाएगा आज का हमारा, ये हो जाता है संविधान के भाग, ठीक है। तो संविधान के स्रोत आपने देख लिए हैं कहाँ कहाँ से लिए गए हैं हमारे संविधान में। इसके बाद आ जाएंगे हमारे संविधान के महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान के भाग में आ जाएंगे हमारे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान में भाग कितने होते हैं। तो संविधान में आपके हो जाएंगे यहाँ पर, भारतीय संविधान को क्रम अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान की बात करेंगे तो 22 की जगह अब हो गए यहाँ पर 25 भाग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये याद रखना है। पहले 22 भाग थे जिस समय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, और आज अगर वर्तमान की बात करेंगे तो ये 22 भाग यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग और संबंधित जो विषय हैं वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये हो जाता है आपका भाग। एक तरफ आपके विषय दिए गए, एक तरफ आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा भाग नंबर आ जाता है 1। इसमें क्या दिया गया, किसका उल्लेख है, तो यहाँ जो उल्लेख है वो हो जाता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे, तो 1 से 4 तक जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और आर्टिकल हो जाता है हमारा 1 से 4 तक। इसके बाद भाग 2 आ जाता है जो नागरिकता से संबंधित है, और जो नागरिकता से संबंधित है भाग 2 ये आ जाता है आपका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आपको नागरिकता से संबंधित जो है प्रावधान देखने को मिल जाएंगे। भाग 3 की बात करेंगे तो मूल अधिकार आ जाते हैं भाग 3 में, और भाग 3 जो है इसमें जो आर्टिकल हैं आपके वो आ जाते हैं 12 से लेकर 35 तक। जो आपके मूल अधिकार हैं वो उनका जो प्रावधान है वो भाग 3 में किया गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे पूछा जाएगा 12 से 35 जो आर्टिकल है वो किस भाग के अंतर्गत है, या भाग 3 जो है उसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। भाग 4 की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये हमने लिए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। कहाँ पर इनका उल्लेख है, किस आर्टिकल में है, तो 36 से 51 तक आपके आ जाते हैं। ये 36 से 51 तक आ जाते हैं भाग 4 में। इसके बाद आ जाता है हमारा जो भाग 4 का कै है, तो इसमें आ जाते हैं आपके मूल कर्तव्य, और ये 51 कै में दिए गए हैं आपके मूल कर्तव्य। कई बार आपकी परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन बनता है। भाग 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है संघ से संबंधित प्रावधान है। इनमें अध्याय 1 में कार्यपालिका है, अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति के जो विधायी अधिकार हैं वो मिल जाते हैं, अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका है, और अध्याय 5 में हो जाते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगर आर्टिकल की यहाँ पर बात करेंगे तो 52 से 151 तक जो है ये प्रावधान किए गए हैं संघ से संबंधित। इसके बाद हमारा देखने को मिलेगा यहाँ पर भाग 6, ठीक है। टोटल 25 भाग है तो भाग 6 हो जाता है हमारा, और ये संबंधित हो जाता है आपका राज्य से। अब राज्य में क्या आ जाएगा, तो अध्याय 1 की बात करेंगे तो इसमें आपको सामान्य चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सामान्य जो आपका आर्टिकल होते हैं। अध्याय 2 में कार्यपालिका देखने को मिल जाएगी। अध्याय 3 में आपको राज्य विधानमंडल देखने को मिल जाएगा।
अध्याय 4 में राज्यपाल के जो विधायी अधिकार होते हैं ये देखने को मिलेगा अध्याय 4 में। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय आ जाएंगे। और अध्याय 6 की बात करेंगे तो ये आ जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय जितने भी होते हैं। ठीक है, ये सब भाग 6 के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपका आर्टिकल पूछा जाएगा, तो आर्टिकल यहाँ पर बन जाएगा आपका 152 से 237 तक। ये भाग 6 है और आर्टिकल हो जाता है यहाँ पर 152 से 237। इसके अलावा भाग बनता है आपका 7। तो 7 में आपका प्रथम अनुसूची के भाग 6 में राज्य जो है यहाँ पर निश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य हो जाता है ये भाग 6 में और ये अनुच्छेद बन जाता है आपका 238। इसके बाद भाग 8 की बात करेंगे तो संघ जो राज्य क्षेत्र का जो प्रावधान है ये किया गया है भाग 8 में। आर्टिकल हो जाता है यहाँ पर 239 से 242 तक। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आपका पंचायतों का। भाग 9 में जो है इसको रखा गया है पंचायतों से, और इसका आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, ये बार बार परीक्षाओं में बनता है क्वेश्चन यहाँ से। तो ये है आपका 243 से 243 न तक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने समझ ली है। 243 ए ब से न तक जो है ये आपके वहाँ पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर बनता है इसी से जो जुड़ा हुआ है भाग क, और एक बनता है आपका भाग ख। तो भाग क की बात करेंगे ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग ख की बात कर रहे हैं ये आ जाएगा आपका सहकारी समितियों से संबंधित। और उसी तरह से 243 तय से लेकर 243 ये तक जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और 243 ये से जय तक और 243 ये से नेट तक जो है ये आपकी सहकारी समितियां देखने को मिल जाएगी। हालांकि यहाँ से जो है आपका बहुत कम क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भाग 9 में आपकी पंचायतें आ जाती हैं, नगर पालिका आ जाती है भाग 9 क में। भाग 9 ख में आपकी जो है सहकारी समितियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा भाग 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र देखने को मिलेगा आपका 244 से 244 क में। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 आर्टिकल में देखने को आपको मिल जाएगा। भाग 11 की बात करेंगे तो संघ और राज्य को जो बीच संबंध होते हैं, ठीक है, जो बंटवारे हुए हैं उनके बीच में और संघ और राज्य के बीच जो संबंध है ये देखने को मिल जाएगा आपका आर्टिकल 245 से 263 में। इसमें भी 2 अध्याय दिए गए हैं। एक अध्याय में आपको विधायी संबंध दिए गए हैं और दूसरे अध्याय में आपके जो प्रशासनिक संबंध है वो बताए गए हैं। ठीक है, तो भाग 11 आपने देख लिया, अध्याय 1 अध्याय 2 संघ और राज्य के बीच संबंध है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। अगला हमारा आर्टिकल आ जाता है भाग 12। भाग 12 में आपके 4 जो है यहाँ पर अध्याय दिए गए हैं। तो इसमें क्या संबंधित है तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, जितने भी आपके वाद वगैरह हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे भाग 12 में। आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 264 से 300 क में। इसके अलावा जो अध्याय 4 हैं तो अध्याय में आपको सबसे पहले अध्याय में वित्त देखने को मिल जाएगा। अध्याय 2 में आपको जो उधार है वो देखने को मिल जाएगा। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद देखने को आपको मिल जाएंगे अध्याय 3 में। इसके बाद आ जाता है हमारा जो लास्ट का है अध्याय 4। तो अध्याय 4 में आपका जो है संपत्ति का अधिकार देखने को आपको मिल जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी है जो हम भाग की बात कर रहे हैं संविधान के। इसके बाद बात करेंगे भाग 13 के बारे में। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित हो जाएगा भाग 13। और भाग 13 का जो आर्टिकल है वो हो जाएगा 301 से 307 तक। ये आर्टिकल हो जाते हैं आपके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित। इसके अलावा भाग 14 की बात करेंगे, भाग 14। तो संघ और राज्य को जो अधीन सेवाएं होती हैं इनमें आपकी सेवाएं आ जाएंगी और लोक सेवा आयोग आ जाएगा। जो भी आपकी इनके अधीन जो सेवाएं हैं सभी देखने को मिल जाएंगी आपकी भाग 14 में। और इसका जो आर्टिकल है 308 से हो जाता है 323 तक। इसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर भाग 14 का कै। भाग 14 के कै में आपको अधिकरण देखने को मिलेंगे। आर्टिकल की बात करेंगे तो 323 से 323 कै से 323 ख तक यहाँ पर जाना पड़ेगा। भाग 15 हो जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये निर्वाचन से संबंधित हो जाता है और इसका आर्टिकल भी आपसे कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा है, वनडे में भी जो है काफ़ी ट्रेंड करता है ये क्वेश्चन। और ये 324 से लेकर 329 कै तक जो है ये आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे भाग 15 के निर्वाचन में।
भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये किए गए हैं 330 से 342 कै तक। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाग 17, ये राजभाषा से संबंधित है और राजभाषा से आपके काफ़ी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षाओं में। यहाँ पर भी 4 अध्यायों की बात करेंगे। पहले अध्याय में आपको संघ की राजभाषा देखने को मिलेगी, दूसरे में जो क्षेत्रीय भाषा वो देखने को मिल जाएगी, तीसरे अध्याय में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो आदि की भाषा है वो देखने को मिल जाएगी, और जो अध्याय 4 है उसमें आपका विशेष निर्देश देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपसे आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है, 100% जो है आर्टिकल से क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। और ये जो भाग 17 में राजभाषा से संबंधित आर्टिकल है ये हो जाता है 343 से 351 तक। इसके बाद यहाँ देखने को मिलेगा भाग 18 और ये हो जाता है आपका आपात उपबंध से संबंधित, और इसमें जो है अब 352 से 360 तक जो है देखने को मिल जाएंगे आपात उपबंध। ठीक है, 352 से 360 तक। भाग 19 की बात करेंगे तो ये हो जाता है, इसमें प्रकीर्ण आ जाते हैं और इसका जो आर्टिकल है 361 से 367 तक देखने को आपको मिल जाएगा। भाग 20 आ जाता है जो संविधान में संशोधित किए गए हैं, ये हमने अभी आपको बताया था। 368 जो आर्टिकल नंबर है 368, उसमें संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है, और ये जो संशोधन की प्रक्रिया ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इतना भी आपको पता होना जरूरी है। भाग 21 की बात करते हैं तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का जो प्रावधान है वो किया गया है आपका भाग 21 में, और आर्टिकल की बात करेंगे तो 369 से 392 तक आर्टिकल यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट भाग है वो हो जाता है 22। ठीक है, और 22 में आपको देखने को मिलेंगे जो संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और पाठ निरसन का जो प्रावधान है ये आपको 393 से 395 तक देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने समझ ली है। और यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं 22 भाग, लेकिन अभी जो वर्तमान में 25 भाग हैं, और इस 25 में किस किस तरह से हैं तो कहीं पर जो है 21 कै और 21 कै देखने को आपको मिला था, अभी वो हमने आपको बताया था। जिस तरह से यहाँ पर जो है ये हो गए हैं भाग 9 के कै, भाग 9 के कै, इस तरह से मिलाकर जो है 25 भाग यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम देख लेते हैं संविधान में अनुच्छेद। ये हमारा टॉपिक हो जाता है संविधान में अनुच्छेद, यानी आर्टिकल जो संविधान में है वो किसने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पर कवर किया गया है। तो चलिए बात करते हैं जो वर्तमान में संविधान में ये हो जाते हैं 468 के आसपास जो है अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाते हैं वर्तमान में। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में आपको 395 अनुच्छेद देखने को मिले थे। तो यानी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, और अगर उनके सब आर्टिकल की बात करते हैं तो टोटल मिलाकर जो है 468 के लगभग अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके जो अतिरिक्त अनुच्छेदों को कै, खे, गे इस तरह से लगाकर जो है जोड़ा गया है, और टोटल जो है लगभग की बात की गई है तो 468 के आसपास जो है आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। तो आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1, इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर देखने को आपको ये मिल जाता है। आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो नए राज्यों का जो प्रवेश या फिर उनकी स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आ जाएगी। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या फिर उनके नामों में जो परिवर्तन होता है ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 5 की बात की गई है, संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता का प्रावधान था ये आपका अनुच्छेद 5 के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो विधि के समक्ष जो समानता है ये का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 14 से संबंधित है। आर्टिकल 15 में आपको देखने को मिलेगा जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद किसी के साथ में नहीं किया जाएगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाएगा, और किसी को जो है धर्म किसी का कोई सा भी है सबको जो है समान रूप से समान न्याय देखने को मिलेगा। आर्टिकल 16 की बात की गई है तो लोक नियोजन के विषयों की अवसर की समानता हो जाएगी। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत, यानी
अस्पृश्यता होता है जो छुआछूत है, उसका जो अंत किया गया है आर्टिकल 17 में। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आर्टिकल 18 से, यानी अनुच्छेद 18 से, और इसके अंतर्गत आपको जो उपाधियाँ मिलती थी उनका अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो वाक स्वतंत्रता, यानी बोलने की जो हमें आज़ादी है, हम कहीं भी जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, बोलते हैं, अपना भाषण देते हैं, तो उसका जो अधिकार है ये आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण आपको मिल जाएगा आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्राणों की जो हमें स्वतंत्रता देखने को मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी देखने को आपको आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 क्या की बात करते हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है ये 21 कै में ही किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 22 आ जाता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण दिया गया है, यानी आर्टिकल 22 अगर है तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर आपका जो है रोक लगवाई जा सकती है। अनुच्छेद 23 में आपका जो मानव दुर्व्यापार और बलात्संग का जो प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो ये हो जाता है कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 18 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, बालक हैं, उनको जो है कारखानों में काम करने से रोक दिया जाएगा। और आर्टिकल 23 कहता है कि जो दुर्व्यापार होता है और जो बच्चे श्रम करते हैं उसको जो है अब निषेध कर दिया जाता है, बच्चों से जो है काम नहीं कराया जा सकता है ज़बरदस्ती। तो ये सभी जो है आपको आर्टिकल 23 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 24 में कारखानों में जो है बच्चे काम नहीं करेंगे। इसके बाद आर्टिकल 25 आ जाता है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है ये देखने को मिल जाएगी आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 29 आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। उसी तरह से आर्टिकल 32 ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये दिया गया है। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है आर्टिकल 39। यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट को कवर किया गया है और सभी जो आर्टिकल है वो यहाँ पर नहीं लिए गए, केवल इम्पोर्टेंट है जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं में, वो ही यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से आपके एक आर्टिकल है 39 कै, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 कै के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगी। आर्टिकल अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो ये हो जाता है ग्राम पंचायत की जो प्रावधान है, स्थापना का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 40 में आपको देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 41 आ जाता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये हो जाता है अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 43 ख की बात करते हैं तो सहकारी समिति को जो संवर्धन है 43 ख में किया गया है। 44 की बात करेंगे तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संविधा यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की जो देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान यहाँ पर किए जाते हैं आर्टिकल 45 के अंतर्गत। यहाँ पर अगला जो हमारा आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाता है आर्टिकल 48। जो आर्टिकल 48 क्या है, ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आर्टिकल 48 कैग। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो कार्यपालिका से न्यायपालिका जो पृथक्करण है, जो अलग अलग हुए हैं, वो हो जाता है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि देखने को आपको मिल जाएगी। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर छुपा हुआ है, यह है 51 कै, और इसी ये संबंधित हो जाएगा आपका मूल कर्तव्यों से, ठीक है, कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। अनुच्छेद 52 देखा गया है तो भारत का राष्ट्रपति से संबंधित हो जाता है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 55 हो जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उससे संबंधित हो जाएगा आपका आर्टिकल 55। इसके अलावा आर्टिकल 57 की बात करते हैं तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए उससे संबंधित हो जाएगा आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 में दिया गया है राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वो दी गई है आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 60 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान हो जाता है,
ये आर्टिकल 60 में हो जाएगा। और अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो ये हो जाता है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये हो जाएगी अनुच्छेद 61 से संबंधित। इसके अलावा अनुच्छेद 66 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये संबंधित हो जाएगा आपका 66 में। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का जो निर्वहन किया जाएगा आर्टिकल 70 के द्वारा। इसमें आर्टिकल 72 की बात करें तो क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति हो जाएगी अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संघ की कार्यपालक शक्ति का जो विस्तार है वो देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद क्या करता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का काम करता है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अनुच्छेद 75 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जिसको प्रधानमंत्री कहेगा वो ही जो है मंत्री बनने वाला है। अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो भारत का महान्यायवादी, कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है, अनुच्छेद 76 से संबंधित हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 की बात करते हैं तो राज्यसभा की जो संरचना है ये अनुच्छेद 80 से संबंधित हो जाएगी। और यहाँ पर अनुच्छेद 81 में आपको लोकसभा की संरचना देखने को मिल जाती है। और ये जो 3 अनुच्छेद हैं 79, 80 और 81 इनको कहा जाता है सरला। ठीक है, तो सरला के नाम से जो है इनको तीनों को याद आप कर सकते हैं, 79, 80 और 81 को। ठीक है, तो स से बन जाता है आपका संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, यानी सरला इसको कहा जाता है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है ये आ जाता है 83 का 1, राज्यसभा एक स्थायी सदन माना जाएगा 83 के अंतर्गत। 84 में आपका संसद की जो सदस्यता के लिए अहर्ता है वो हो जाएगी आर्टिकल 84 में। और आर्टिकल 85 की बात करते हैं तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का जो प्रावधान है ये हो जाता है आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 100 का जो 1 है उसमें लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करके पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर ये देता है अपना निर्णायक मत। ठीक है, तो ये जो है लोकसभा का अध्यक्ष देता है एक निर्णायक मत। अगर पक्ष और विपक्ष के जो मत बराबर रहते हैं केवल उसी स्थिति में देगा, अगर किसी को पूर्ण बहुमत है तो उस समय जो है फिर मत ये नहीं दे सकता है। इसके बाद आपका हो जाता है आर्टिकल 108 और इसमें जो है कुछ सदनों में, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है 108 दोनों साथ साथ, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो जाएगी आर्टिकल 108 में। 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया हो जाती है। विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है धन विधेयक के संबंध में। अनुच्छेद 110 की बात करते हैं तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो 110 में दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहा जाता है। ठीक है, तो बजट नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा, उसमें मिलता है आपको वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद 117 की बात करते हैं वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना शामिल हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका 123 123, संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति हो जाती है, यह आर्टिकल 123 में। 124 की बात की गई है आर्टिकल, तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना और उसका गठन किया जाएगा 124 के अंतर्गत। ये जो पिछली बार पैट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अनुच्छेद 129 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये हो जाता है 129 से संबंधित। आर्टिकल 137 की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय की जो पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की जो शक्ति है ये देखने को मिल जाएगी आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 143 की बात की गई तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत।
148 की बात करें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये की गई है। आर्टिकल 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार तथा लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति देखने को मिल जाएगी 161 में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 161 है, जो अनुच्छेद 161 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकता है आपके दंड को। आर्टिकल 162 की बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी शामिल हो जाती है आर्टिकल 164(1) के अंतर्गत। 165 की बात करते हैं तो राज्य का जो महाअधिवक्ता है यह आ जाता है 165 के अंतर्गत। इसके अलावा जो अगला आर्टिकल हमारा ये हो जाता है 169 यानी 169, और इसके अंतर्गत राज्यों में विधान परिषदों का जो उत्साहन या फिर सर्जन किया जाएगा। आर्टिकल 174 की बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने या विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार है ये देखने को मिल जाएगा अनुच्छेद 174 में। इसके बाद हमारा जो आर्टिकल है वो हो जाता है आर्टिकल 200। इसमें क्या कहा गया है तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों और अनुमति देना, विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये आर्टिकल 200 जो है इसका जो है अधिकार देता है। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक हो जाता है। 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 214 की बात करते हैं तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है, और आर्टिकल 215 में कहा गया है उच्च न्यायालयों का जो अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालयों का गठन की बात की गई है 216 के अंतर्गत। वहीं 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है और 216 के अंतर्गत की गई है आपकी उच्च न्यायालयों की गठन की मांग। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा आर्टिकल 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की कुछ शर्तें। ये किस में कही गई हैं तो आर्टिकल 217 के अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएंगे, या फिर 17 में जो है इनका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान की बात कही गई है। 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रिटें और निकलने की शक्ति जो है 226 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है आर्टिकल 231 में, ठीक है। और अनुच्छेद 233 में जिला जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है। 239 कै की बात करते हैं तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं 239 कै में। आर्टिकल 241 में आपको संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की जो स्थापना का प्रावधान है। आर्टिकल 243 में आपको देखने को मिलेगा ग्राम सभा या फिर पंचायत, ठीक है। तो ये देखने को मिल जाएगी आपकी 243 कै में। इसके बाद 243 कै में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। 243 गै की बात करते हैं तो ये पंचायतों की संरचना कही गई है। 243 घ की बात करेंगे तो पंचायतों के स्थानों का आरक्षण। 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य और वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और जिस तरह से दिए गए हैं 243 कै ख गै घ, इस तरह से जो है ये अनुच्छेद बढ़ते चले जाते हैं, यानी सब आर्टिकल जो हैं यहाँ पर जुड़ते चले जाते हैं। मूल संविधान में कितने थे तो 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान की बात करते हैं तो 470 के आसपास या फिर 468 के आसपास आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, वो इसी तरह से बढ़े हुए हैं। 243 टै में पंचायतों के निर्वाचन की बात कही गई है। 243 थै में नगर पालिकाओं का गठन। 243 य में तो नगर पालिकाओं के निर्वाचन का प्रावधान। 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति की सिफारिश। 243 य झ में सहकारी समितियों का जो है निगमन किया गया है। तो ये सभी जो है 243 से संबंधित आपके हो जाएंगे। और राज्य सूची के संबंध में क्या है
राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो शक्ति है संसद की, वो 249 के तहत आपको देखने को मिल जाएगी। 253 में आर्टिकल 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान किए गए हैं, ये 253 में देखने को मिलेंगे। 262 में अंतर्राष्ट्रीय नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का जो निर्णयन किया गया है, ये किया गया है आर्टिकल 262 के अंतर्गत। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, सारे हमने यहाँ पर नहीं लिए हैं। 263 की बात करते हैं तो अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध होना। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान किया गया है। 267 में भारत की आकस्मिक निधि यानी कॉन्टिंजेंसी फंड की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वित्त आयोग 280 के अंतर्गत जो है देखने को आपको मिल जाएगा। इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 280 में किया गया है वित्त आयोग का, और इसको कहा जाता है फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 300 कै की बात करते हैं तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्तियों से वंचित ना किया जाना। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात कही गई है। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जो प्रावधान है, ये कहा गया है आपका 315 में। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, ये जो आपका 324 आर्टिकल, ये आपका निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। निदेशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये भी आपसे पूछा जाता है। कुछ और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 326 की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। आर्टिकल 331 की बात करें तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन ये 2019 में जो है निष्प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाता है 331 में। 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ये आपका संबंधित हो जाता है आर्टिकल 332 से। आर्टिकल 333 में कहा गया है कि राज्यों की जो विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, और इसको जो है निष्प्रभावी कर दिया गया है आर्टिकल 104 के अंतर्गत। यहाँ से आपको समझना है जो 103 है ये आपका है EWS से संबंधित, 101 है आपका GST से संबंधित, 104 है आपका जो विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था, उसको जो है निष्प्रभावी किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल जो संशोधन है ये भी आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 338 में कहा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। 338 कै में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कही गई है। 338 कै में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय जो आयोग है इसके बारे में कहा गया है 338 कै में। आर्टिकल 340 की बात करते हैं तो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करना, 340 के अंतर्गत ये आ जाता है। आर्टिकल 343 की बात करते हैं तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी घोषित कर दी जाती है 343 के अंतर्गत। आर्टिकल 344 की बात करते हैं तो राजभाषा जो है ये आयोग बन जाता है 344 में। 343 इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। 340 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 350 की बात करते हैं, 350 कै प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी मातृभाषा में। 350 ख की बात करते हैं तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 ख के अंतर्गत। 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपका वहाँ पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा 352 के अंतर्गत। और 352 से 60 तक ये जो है आपात की बात की गई है। 356 में की गई है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, उस दशा में जो है यहाँ पर उपबंध किए गए हैं और यहाँ पर भी जो है आपात लगाया जाएगा। 360 के अंतर्गत आपात लगाया जाएगा तो ये वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो प्रावधान है ये किया गया है आपका 360 के अंतर्गत। तो तीनों आपको याद रखने, 352,
356 और 360 तीनों के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपातकाल की स्थिति देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो प्रावधान है ये है। अनुच्छेद 368 की बात करते हैं तो संसद की संविधान का जो संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया है ये मिल जाती है आपकी 368 में, और ये ली गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, कहाँ से ली गई है जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद हमारा जो अगला है ये आ जाता है टॉपिक अनुसूची से संबंधित, और अनुसूची से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा, मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 8 थी, लेकिन वर्तमान की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है ये हो जाती है यहाँ पर 12। तो 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान संविधान में। 12 अनुसूचियों में क्या क्या कहा गया है ये भी हम देख लेते हैं। तो अनुसूचियाँ और उनके विषय, तो पहली अनुसूची की बात करते हैं तो राज्य और उनका जो संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र है ये अनुसूची वन से संबंधित हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा उनके जो अन्य उच्च पदाधिकारियों को जो वेतन से संबंधित यहाँ पर बात कही गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ या फिर प्रतिज्ञान का प्रारूप इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा भी गया है। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है ये चौथी अनुसूची के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। पांचवी अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध होगा। इसके बाद छठी अनुसूची आ जाती है हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं। सातवीं अनुसूची संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है ये सातवीं अनुसूची में किया गया है। आठवीं अनुसूची में आपकी आ जाती है भाषाएं। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का जो है मान्यकरण यहाँ पर किया जाता है। 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, तो ये दल बदल से संबंधित हो जाती है। 10 से 10 और 10 से दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता घोषित कर दी जाएगी। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, और 12वीं अनुसूची जो लास्ट है हमारी ये हो जाती है नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये सभी जो है हमारी 12 की 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है, 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जो हुआ था प्रथम, उसमें 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान जो संशोधन अधिनियम हुआ था, और 1985 द्वारा 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में, और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के तहत जो है जोड़ा गया है। यानी कि कहने की ये बात है कि यहाँ पर जो पहले 8 अनुसूचियाँ थी अब 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 4 अनुसूचियाँ जोड़ी जाती हैं, और एक जोड़ी जाती है 1951 में, एक जोड़ी जाती है 1985 में, फिर जोड़ी जाती है 1992 में, और चौथी भी जोड़ी जाती है आपकी 1992 में। पहला जो संविधान संशोधन है ये आपका हो जाता है प्रथम, दूसरा हो जाता है 52वां, तीसरा 73वां और चौथा हो जाता है हमारा 74वां। तो 4 ये आपके संविधान संशोधन हुए हैं, और 4 वर्ष आपको याद रखने हैं जब जब ये अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं संविधान में। इसके बाद 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ जोड़ी गई हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, ये विषय आपको याद रखने, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ सूची में आपके 97 विषय हैं, वर्तमान की दृष्टि से जो है यहाँ पर 98 देखने को आपको मिल जाएंगे, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है। ठीक है, इसके अलावा राज्य सूची की बात करते हैं तो 66 विषय आपको देखने को मिल जाएंगे राज्य सूची में, और वर्तमान में जो है यहाँ पर 59 विषय देखने को मिल रहे हैं जिस पर कानून राज्य जो है बनाया जाता है। ये राज्य जो है यहाँ पर कानून बनाएगा। संघ सूची में संघ कानून बनाएगा और राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा। लेकिन समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, और वर्तमान में जो है यहाँ पर 52 का उल्लेख किया गया है, और इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो संघ और राज्य दोनों का है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कौन सी हुई, तो ये समवर्ती सूची जो है आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर मानी जाएगी। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि,
सुधार, ठीक है। तो ये किसके हैं, तो ये राज्य सूची के विषय हैं। तो राज्य में आपकी पुलिस आ जाती है, लोक स्वास्थ्य सेवा, प्रतिकर, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, ये सभी जो हैं आपके राज्य सूची के विषय हैं। आपके संघ सूची के विषय कौन कौन से, तो रेडियो टेलीविजन हो जाएंगे, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे निगम, तो ये सभी जो है संघ सूची से संबंधित हो जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में आ जाएंगे आपके आर्थिक योजना, संघ भी कानून बना सकती है इस पर और आपका राज्य भी कानून बना सकता है। आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, इन सभी पर जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। इन पर संघ भी कानून बना सकता है और आपका राज्य भी कानून बना सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें मूल अधिकार, जो मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। मूल संविधान की बात हो रही है जब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। और 21वें संविधान संशोधन द्वारा ये कब जोड़ा जाता है, 1967 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा जाता है, सिंधी भाषा को जो है जोड़ लिया जाता है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है और ये होता है आपका 1992। इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है नमक को। नमक यानी नेपाली और मणिपुरी कोंकणी, यानी नमक को जोड़ा जाता है 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद आता है 52वां जो संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है आपका बड़ी मैस को। तो ये छोटी छोटी ट्रिक हैं जिनसे आप यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। बड़ी मैस कैसे, तो बै से बोडो आ जाएगी, डै से डोंगरी आ जाएगी, मै से मैथिली आ जाएगी और सै से आपकी संथाली आ जाएगी। तो नमक जोड़ी गई है 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और बड़ी मैस जोड़ी गई है आपकी 2003 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जोड़ दी जाती है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई हैं, तो अब हो गई हैं यहाँ पर 22 भाषाएं। मूल संविधान में थी केवल 14 भाषाएं, ठीक है। ये भी आपको से पूछा जाता है क्वेश्चन। और आज का जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कल हम आपको कराएंगे संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो डेली यहाँ पर जो है क्लासें चल रही हैं। और आपने अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।